सभी को नमस्कार। पुनः आप सभी को वीडियो एन कुमार क्लासेज में स्वागत है। कल हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत सामाजिक दशा के बारे में हम लोग तथ्यात्मक एवं अवधारणात्मक दोनों विषय वस्तु से संबंधित हम लोग पढ़े थे। आज हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत अर्थव्यवस्था, सिंधु घाटी सभ्यता के आर्थिक जीवन कैसा था, अर्थव्यवस्था कैसा था, उसके बारे में हम लोग प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से पढ़ेंगे। उसी में मुख्य परीक्षा से संबंधित विषय वस्तु स्वतः आ जाएगा। तो हम लोग अब सिंधु घाटी सभ्यता का अर्थव्यवस्था के बारे में जानते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का अर्थव्यवस्था, सिंधु घाटी सभ्यता का अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था में हम लोग जानेंगे, इसको समझेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता के अर्थव्यवस्था में सबसे पहले हम लोग कृषि, किसी भी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत सबसे पहले कृषि पढ़ा जाता है। तो कृषि में हम लोग देखते हैं, कृषि में तो कृषि का जो था खाद्यान्न फसल में हम लोग देखते हैं खाद्यान्न फसल, ये था गेहूँ एवं जौ, गेहूँ एवं जौ, गेहूँ एवं जौ। अगर हम व्यावसायिक फसल में देखते हैं, व्यावसायिक फसल या नकदी फसल भी इसको कहते हैं, व्यावसायिक फसल में तो कपास था, कपास की खेती होती थी मुख्य रूप से सिंधु घाटी सभ्यता में। उसके बाद दूसरा हम देखते हैं पशुपालन, पशुपालन आता है। पशुपालन में कौन कौन से पशु ये लोग पालते थे, तो जैसे गाय, बैल, कुंवर वाला सांड, उसके बाद आपको हो गया गाय, बैल, कुंवर वाला सांड। उसके बाद घोड़ा, उसके बाद अगर आप देखेंगे तो हाथी, इस काल में सिंधु घाटी सभ्यता में कृषि के बाद पशुपालन। किसी भी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत हम लोग जो पढ़ते हैं, कृषि पढ़ते हैं, जो अर्थव्यवस्था का तत्व होता है कृषि होता है। उसके बाद पशुपालन होता है, उसके बाद उद्योग धंधा होता है, उसके बाद व्यापार होता है, उसके बाद विनिमय का साधन होता है। उसके बाद व्यापार में भी हम लोग देखेंगे दो पार्ट में, आंतरिक व्यापार और बाह्य व्यापार। उसके बाद आप बंदरगाह होता है, परिवहन संसाधन होते हैं, ये सब मुख्य रूप से माप तौल प्रणाली होता है। तो ये व्यापार का मुख्य रूप से पहलू है, ये अर्थव्यवस्था का पहलू है। तो अर्थव्यवस्था में हम लोग इसी प्रकार का पढ़ेंगे। अब हम लोग जिस अर्थव्यवस्था में पढ़ेंगे उद्योग, अगला उद्योग, तीसरा उद्योग, उद्योग को देखेंगे तो किस प्रकार का उद्योग था सिंधु घाटी सभ्यता में। वस्त्र उद्योग। तो वस्त्र उद्योग में हम लोग देख लेते हैं क्या क्या। तो कपास से वस्तु कपड़ा बनता था, कपास। इसको यूनानी भाषा में सिंडोम भी कहा गया है, सिंडोम का अर्थ होता है कपास। उसके बाद धातु उद्योग में हो गया आपको टिन, कांसा, सोना, ये सब धातु है, धातु उद्योग था इस समय में। उसके बाद आप आ जाइए मुहर उद्योग। तो मुहर के बारे में जान लीजिए कि मुहर सेलखड़ी का बना होता था। सेलखड़ी क्या था? मृद यानी उजला पत्थर, उसको सेलखड़ी कहा जाता था। बहुत लोग
सेलखरी मतलब नहीं समझ पाते हैं कि सेलखरी क्या था। तो सेलखरी एक मृत उजला पत्थर था। सेलखरी एक मृत उजला पत्थर था, उसको सेलखरी कहा जाता था। उसी से मोहर बनता था। मोहर एक और बनता था टेराकोटा। टेराकोटा, तो टेराकोटा क्या है? तो टेराकोटा मतलब समझिए पक्की मिट्टी, पक्की आग में पक्की मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता है। इसी का मोहर बनता था। अगला अगर आप देखिए किस मोहर पे चित्र अंकित होता था, तो किसका चित्र? एक श्रृंगी, एक सींग वाला पशु का, एक श्रृंगी पशु का। ये हुआ आपका उद्योग में। अगर हम लोग आगे देखते हैं चौथा पॉइंट में, अगर हम लोग देखते हैं कि चौथा में क्या था, तो चौथा में था आपको व्यापार। हम लोग व्यापार पढ़ेंगे। व्यापार में तो व्यापार दो प्रकार का होता था। एक होता था अंतर क्षेत्रीय व्यापार यानी आंतरिक व्यापार, और दूसरा होता था बाह्य व्यापार, बाहर क्षेत्र से बाह्य व्यापार। तो अंतर क्षेत्रीय व्यापार जो होता था उसमें अगर आप देखिएगा तो सौराष्ट्र क्षेत्र से होता था, क्षेत्र से सौराष्ट्र क्षेत्र से व्यापार होता था। उसके बाद आपको खेतरी से होता था, खेतरी, खेतरी से होता था। सौराष्ट्र से गोमेद मंगाया जाता था, गोमेद। पूछेगा कि सौराष्ट्र क्षेत्र से सिंधु घाटी से हम क्या मंगाया जाता? खेतरी से तांबा मंगाया जाता था, तांबा। उसके बाद आप महाराष्ट्र से, सॉरी कर्नाटक से, कर्नाटक क्षेत्र से क्या मंगाया जाता था? कर्नाटक से तो सोना मंगाया जाता था, सोना। अगर हम लोग देखें अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से तो टीन मंगाता था, टीन हो गया, चांदी हो गया, ये अफगानिस्तान से आता था। बाह्य व्यापार में इसका था दूसरे देशों के साथ जो व्यापार था वो था मेसोपोटामिया से, मेसोपोटामिया से, मेसोपोटामिया से। यहाँ से दो बातें हैं। एक मेलुहा शब्द आया है, मेलुहा, मेलुहा शब्द आया है जिसका अर्थ विद्वानों ने लगाया है सिंधु घाटी सभ्यता से, सिंधु घाटी सभ्यता से, सिंधु घाटी सभ्यता से। उसके बाद यहाँ से लाजबर्द, लाजबर्द, लाजबर्द मंगाया जाता था। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो व्यापार था वो अंतर क्षेत्रीय यानी आंतरिक व्यापार, सभ्यता के बगल में जो भारत के अंतर्गत सभ्यता के निकटतम क्षेत्र में जो व्यापार होता था उसको अंतर क्षेत्रीय व्यापार या आंतरिक व्यापार कहते हैं। अब बाह्य व्यापार दूसरे देशों के साथ व्यापार होता था। तो अंतर क्षेत्रीय व्यापार में सौराष्ट्र क्षेत्र से गोमेद मंगाता था, खेतरी से तांबा, कर्नाटक से सोना मंगाता था, अफगानिस्तान से टीन और चांदी। बाह्य व्यापार में मेसोपोटामिया जो सभ्यता था, इसके समकालीन सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता का समकालीन सभ्यता है मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया से गोमेद मंगाता था और मेसोपोटामिया के एक अभिलेख है प्राप्त हुआ है विद्वानों को, उसमें मेलुहा शब्द लिखा हुआ है। तो मेलुहा शब्द का तात्पर्य विद्वानों ने सिंधु घाटी सभ्यता से लगाए और विद्वानों ने ये कहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो बाह्य व्यापार था वो मेसोपोटामिया के साथ होता था। अगला हम लोग देखते हैं तो अर्थव्यवस्था में एक आता है माप तौल, माप तौल, तौल। तो माप तौल का दो था प्रणाली। अगर देख लें तो प्रणाली था दशमलव, दशमलव प्रणाली कहते हैं, दशमलव। इसको 10 गुणक भी कहा जाता है, 10 गुणक, 10 अंक का होता था, 10 गुणक। और इकाई क्या था? इकाई, मापतौल का इकाई क्या था? 16 गुणक का। आज भी 10 गुणक का यही प्रणाली है मापतौल में। जैसे कि गांव में
एक पसेरी की अवधारणा है, या एक सेर में लगभग 850 ग्राम अनाज होते हैं। एक पसेरी में 350 ग्राम 350 केजी अनाज होता है। लेकिन अगर उसको केजी में हम परिवर्तित कर देंगे तो 1 केजी बराबर आपको 1 केजी में 100 ग्राम होता है। लेकिन गांव में पहले अवधारणा था कि एक सेर में 850 ग्राम अनाज होता था एक सेर में, और एक पसेरी कहा जाता था, उसमें 3.5 केजी, कोई भी वस्तु 3.5 केजी बराबर एक पसेरी कहा जाता था। तो वही अवधारणा है, ये 16 गुणक में पसेरी और सेर की अवधारणा है, सेर कहा जाता था। और केजी में अगर आप लेते हैं तो आज भी है 100 ग्राम 200 ग्राम 10 का गुणक है, यह आज भी प्रासंगिक है मापतोल प्रणाली। विनिमय का साधन क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता में विनिमय का साधन क्या था? विनिमय का साधन अगर देखते हैं, विनिमय का साधन में अगर हम लोग देखते हैं तो विनिमय का साधन था वस्तु विनिमय था। मोहर था। मोहर क्या था? तो एक बॉन्ड था, बॉन्ड के रूप में, बॉन्ड एग्रीमेंट टाइप का बॉन्ड। पैसा नहीं था मोहर, ऐसा नहीं कुछ समझ लें कि मुद्रा था और गलती कर दें कि मैं मुद्रा का प्रयोग होता था। तो सिंधु घाटी में सभ्यता में मुद्रा का प्रयोग नहीं था। वहाँ मोहर का अर्थ ये मुद्रा से नहीं, एक प्रकार का बॉन्ड के रूप में था, या स्वामित्व बोध होता था कि जिसका मोहर जितना कीमत लगाता था उन लोगों की मोहर का कीमत ये है। यानी एक प्रकार का बॉन्ड जो बैंक में भी बॉन्ड रखा जाता है, ये सीआर के तहत नगद आरक्षी अनुपात हो गया, चाहे रेपो दर या रिवर्स रेपो दर के रूप में, या गांव में भी आप लोग देखते होंगे कि किसी के द्वारा हापी डिपीट कराया जाता है तो उसमें 500 या 1000 का स्टंप होता है। तो उसी स्टंप समझिए, मोहर एक प्रकार का स्टंप था समझने के लिए, जो स्वामित्व बोध कराता है। मोहर को पैसा नहीं समझना है, वस्तु विनिमय था। आप गांव में भी प्रचलन में है, अभी भी यह अवधारणा है, पूर्व में भी था कि कोई अगर आइसक्रीम वाला आया बेचने के लिए तो गांव के लोग, बच्चे लोग, किसान, उसमें हम लोग भी मकई का बाल उसको देते थे तो वो आइसक्रीम देता था। अगर सोन पापड़ी बेचने वाला है तो लोहा इकट्ठा करके रखे हुए रहते थे, उसको लोहा दिए तो उसके बदले वो सोन पापड़ी दे देता था। या लाई या मलाई मिठाई होता था, उसके लिए भी उसको कॉपी वगैरह या प्लास्टिक का जूता चप्पल टूटा हुआ हो या लोहा का, ये सब देते थे। यानी वस्तु के बदले वस्तु, उसको बोलते हैं वस्तु विनिमय। और वस्तु विनिमय मुद्रा के आ जाने से वस्तु विनिमय की जो है प्रासंगिकता ग्रामीण क्षेत्रों में गिरावट आया, और अर्थव्यवस्था एक नकदी रूप में अभी वर्तमान में आ गया। ये भी एक ग्रामीण अर्थव्यवस्था में ऋणग्रस्तता का एक कारण बन गया कि लोग अपने मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए महाजन से ऋण लेता है, क्योंकि अब उसको नगद पैसा चाहिए। हॉस्पिटल तो छोड़ दीजिए, कोई दुकान में भी गांव में अब जाता है तो नमक लेना है तो उसको पैसा ही देना पड़ता है, मुद्रा देगा तभी उसको नमक मिलेगा। लेकिन पहले यह था वस्तु विनिमय। 1 केजी किसान परिवार 1 केजी अनाज लेके जाता था, उसको तौलाता था, उससे कितना उसका बता देता था कि इसका इतना दाम हुआ, इतनी रुपया हुई आपका 1 केजी धान का या 1 केजी गेहूं का, और बताता 10 रुपया हुआ तो 10 रुपया में क्या क्या लेना है, नमक लिया, हल्दी लिया, तो ये लेता था। तो वस्तु विनिमय था। लेकिन मुद्रा का अधिक प्रचलन के कारण ग्रामीण क्षेत्र में जो अभी ऋणग्रस्तता है, बहुत से गरीब लोग ऋणग्रस्तता का शिकार हो रहे हैं, साहूकार महाजन का जो शिकार हो रहा है, इसका एक कारण है कि वस्तु विनिमय प्रणाली में जो गिरावट आया है, यही कारण है। क्योंकि अब वो उसको भी नगद पैसा चाहिए आवश्यकताएं पूर्ति करने के लिए। अब उसके पास नगद नहीं है तो या तो वो अपने सामान को औने पौने भाव में, जिसको बोलते हैं कम भाव में, किसी व्यापारी के यहाँ बेचेगा, या इंतज़ार करेगा कि नहीं हमारा अनाज कीमती बिके
अधिक जो दर है उस दर में बिके तो महाजन के यहाँ से सूद पे पैसा लेगा कि आपको हम जब धान बेचेंगे, गेहूँ बेचेंगे तो आपको पैसा दे देंगे। तो वस्तु विनिमय प्रणाली अर्थव्यवस्था, ग्रामीण अर्थव्यवस्था विकास के लिए मुद्रा और वस्तु विनिमय प्रणाली दोनों का सम्मिश्रण होना अति आवश्यक है। चाहे कितनों आधुनिकता आ जाए, अभी वर्तमान में आधुनिकता का दौर है, लेकिन दोनों प्रणाली होनी चाहिए। अगर अर्थव्यवस्था का संतुलित विकास हो तो उसके लिए वस्तु विनिमय भी और मुद्रा का प्रचलन दोनों होना चाहिए, ये मेरा मानना है। और ये अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से भी प्रासंगिक है। सिंधु घाटी सभ्यता जैसे विकसित नगरीय सभ्यता थी, वहाँ भी बॉन्ड के रूप में मुहर था और वस्तु विनिमय था, काफ़ी विकसित सभ्यता था। मुद्रा नहीं था, मुद्रा का विकास नहीं हुआ, ध्यान रखना है, नहीं कि मार देना है पीटी में कि मुद्रा का विकास हुआ। मुद्रा का विकास नहीं हुआ सिंधु घाटी सभ्यता में। तो हम लोग विनिमय का साधन देख लिए। अब हम लोग अगला देखेंगे परिवहन। स्वाभाविक है कि आंतरिक व्यापार करता था, बाह्य क्षेत्रों में व्यापार करता था, तो कुछ तो परिवहन का साधन होगा। ऐसे थोड़े कि कोई इंसान उतना जो है मुंडी पे या मूढ़ी पे सामान लेके और पहुंचा देता होगा मेसोपोटामिया, ऐसा तो है नहीं। तो स्वाभाविक है कुछ न कुछ परिवहन का साधन होंगे, संसाधन होगा, चाहे वो जलीय मार्ग हो चाहे स्थलीय मार्ग हो। तो परिवहन संसाधन दो प्रकार का था। परिवहन संसाधन अगर हम लोग देखें संसाधन में तो दो प्रकार का था। एक बैलगाड़ी, सिर्फ जो बैल से खींचा जाता है उसको बैलगाड़ी कहते हैं। और इक्का गाड़ी किसको कहते हैं? बैल छोड़ के अन्य पशु से जो भी खींचा जाता है वाहन को, तो उसको इक्का गाड़ी बोलते हैं। यानी उस समय हाथी से भी खींचता था लोग, घोड़ा को भी लगा देता था, जैसे टमटम कहा जाता है। लेकिन इक्का गाड़ी का अर्थ हुआ कि बैल के अतिरिक्त अन्य पशु का प्रयोग किया जाना परिवहन संसाधन में, उसको इक्का गाड़ी कहते हैं। तो बैलगाड़ी था और इक्का गाड़ी था, इक्का गाड़ी। उसके बाद स्वाभाविक है कि बाह्य क्षेत्रों में होता था तो नाव की अवधारणा थी, क्योंकि मेसोपोटामिया जाता था तो समुद्र होके उसको जाना पड़ता था, तो स्वाभाविक है कि नाव होगा। इसका मतलब है कि परिवहन संसाधन था तो मार्ग दो प्रकार के होगा। मार्ग, व्यापार का जो मार्ग होता है, मार्ग में अगर हम लोग देखेंगे तो दो प्रकार का था मार्ग। स्थलीय मार्ग व्यापार का, और दूसरा जलीय मार्ग। आगे हम लोग अगर देखते हैं 8-9 में हम लोग देखते हैं तो स्वाभाविक है कि बंदरगाह होगा। बंदरगाह दो मिला है। एक अगर लोथल है, लोथल को में गोदीबाड़ा का भी साथ है, गोदीबाड़ा, और साथ में इसको ज्वारीय बंदरगाह भी का पूछेगा कि ज्वारीय बंदरगाह कौन था। ज्वारीय बंदरगाह, ज्वार आता था गा, तो लोथल हो गया। और एक सुतकागेंडोर, इस सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह था। इसे प्रभास पट्टनम भी बंदरगाह के रूप में है सिंधु घाटी सभ्यता का। तो सिंधु घाटी सभ्यता के अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलुओं को हम लोग पढ़ें। कृषि, खाद्यान्न फसल गेहूँ एवं जो था, व्यावसायिक फसल कपास था। पशुपालन में गाय, बैल, कुबर वाला सांड, घोड़ा और हाथी था। पशुपालन में पालते थे ये लोग, साथ में कुत्ता तो है ही, तो पूर्व से चल रहा है। लेकिन इस समय चीता या बाघ भी था, लेकिन चीता और बाघ पशुपालन के अंतर्गत नहीं आता है, कि अर्थव्यवस्था का सेक्टर नहीं है। ऐसा नहीं समझ लेना है कि वो पूछेगा कि अर्थव्यवस्था कौन सा पशु पालते नहीं थे। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा पशु को नहीं पालते थे, तो चीता या बाघ होगा, मार देना आँख मूंद के। लेकिन कौन सा पशु से परिचित नहीं थे, अगर ऐसा पूछा तो इतना से परिचित थे, चीता और बाघ से भी वो लोग परिचित थे, भले पालते नहीं थे। तो ये ध्यान रखना है। पशुपालन के अंतर्गत ये आता है। उद्योग में वस्त्र उद्योग, कपास से वस्त्र बनता था, उसको यूनानी भाषा में सिंडोम कहा गया। धातु उद्योग में टीन, कांसा, सोना,
चांदी, ये सब का धातु बनता था। मोहर में आ गए तो सिलखरी, मृद उजला पत्थर को सिलखरी कहा गया है, उसी से बनता था मोहर। टेराकोटा, पक्की हुई मिट्टी, आग में जो मिट्टी को पका के जो बनाता था उसको टेराकोटा कहा गया, उसका भी मोहर। मोहर पे चित्र एक श्रृंगी पशु का, एक सींग वाला पशु का चित्र रहता था। व्यापार में अंतर क्षेत्रीय और बाय, अंतर क्षेत्रीय में सौराष्ट्र क्षेत्र गोमेद से और सौराष्ट्र क्षेत्र से गोमेद वस्तु प्राप्त होता था। क्षेत्रीय से तांबा, कर्नाटक से सोना और अफगानिस्तान से टीन एवं चांदी। बाय व्यापार में मेसोपोटामिया से लाजबल प्राप्त होता था। मेहुला शब्द का जो मेसोपोटामिया का अभिलेख है उसमें मेलुहा शब्द का उल्लेख है, वो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। माप तौल में प्रणाली में 10 मनप प्रणाली, जो 10 गुणक का, इकाई 16 गुणक का। अगर हम विनिमय का साधन देखते हैं तो वस्तु विनिमय था, मोहर था। मोहर को बॉन्ड के रूप में समझेंगे, इसे कभी रुपया या पैसा नहीं समझेंगे। लिख दिया है कि मुद्रा का विकास इस काल में नहीं हुआ था, ध्यान देना है। 7वां, परिवहन संसाधन में बैलगाड़ी और या एक्का गाड़ी का प्रयोग करता था, नाव था। मार्ग में 2 प्रकार का मार्ग था व्यापार करने के लिए, स्थलीय मार्ग और जलीय मार्ग। बंदरगाह में लोथल में गोदीबाड़ा का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, जोड़िए बंदरगाह के रूप में, और सुतका गंडोल। तो अर्थव्यवस्था के हम लोग विभिन्न पहलुओं को पढ़े और मुझे विश्वास है कि आप लोग समझे भी होंगे। अगर आप लोग नहीं देखेंगे तो ये आपकी मर्जी। हमारा प्रयास है कि आप लोग को अधिक से अधिक बताना। अगर वीडियो अच्छा लगा तो अधिक से अधिक शेयर करेंगे, साथ ही सब्सक्राइब भी करेंगे और लाइक करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।